तो चलिए आज इस सूचनाओं के अंबार को जरा खोल कर देखते हैं। हमारी इस गहन चर्चा में आज प्रवेश करते हैं। हाँ, और हमारे सामने आज अलग अलग स्रोतों का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक मौजूद है। बिल्कुल, हमने ANI, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आउटलुक भी है। हाँ, आउटलुक, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की विस्तृत रिपोर्टों को आज एक साथ रखा है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? मिशन बहुत ही स्पष्ट है। सूचनाओं के इस विशाल और कभी-कभी डरा देने वाले समंदर से उन मोतियों को निकालना जो वास्तव में मायने रखते हैं। सही बात है। राजनीति के दांव पेच हों या पूर्वोत्तर भारत में हो रहे विकास की जमीनी हकीकत हो, बिल्कुल, या फिर क्रिकेट के मैदान का वो जज्बा हो जो रुला दे, और यहाँ तक कि गेमिंग की आभासी दुनिया में चल रहा है कोई त्योहार, और आज के ज्योतिषीय पंचांग के संकेत भी हमारे पास हैं। सतह पर देखने में ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग लग सकते हैं। हाँ, लेकिन गहराई में जाने पर ये आपस में कैसे जुड़े हैं, यही आज हम डिकोड करेंगे। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। आज के समय में सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन हर खबर के पीछे का असली मतलब और उसका व्यापक प्रभाव समझना आसान नहीं होता। हमारा ये विश्लेषण एक तरह से वेल इन्फॉर्म्ड बनने का शॉर्टकट है। तो इन बिखरी हुई सूचनाओं को एक स्पष्ट समझ में बदलने का काम शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। हाँ, राजस्थान के अजमेर में जो हो रहा है। बिल्कुल, वहाँ बुनियादी ढांचे और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मतलब आज 28 फरवरी 2026 का दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से कुछ प्रमुख राष्ट्रीय विकास पहलों की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, और इन घोषणाओं में जिस एक बात ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है 14 वर्ष की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का लॉन्च। ये बहुत ही अहम कदम है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को कवर करने का लक्ष्य है। 1,15,00,000। हाँ, और ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत विशाल है। देखिए, इस पहल का महत्व इसके विशाल आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वो कैसे? अगर हम इसे स्वस्थ नारी के दृष्टिकोण से देखें तो ये सिर्फ एक और मेडिकल योजना की घोषणा नहीं है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे भारत में हर साल हजारों महिलाओं की जान जाती है। और अब तक हमारा स्वास्थ्य ढांचा ज्यादातर बीमारियों के होने के बाद उनके इलाज पर ही केंद्रित रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस स्तर पर एक प्रिवेंटिव यानी रोकथाम करने वाला टीकाकरण अभियान चलाना, ये किशोरियों के स्वास्थ्य अधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। हाँ, ये दिखाता है कि नीतियां अब महिलाओं के स्वास्थ्य को जीवन के शुरुआती चरण में ही सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब ये निवारक स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन अजमेर के इस कार्यक्रम में बात सिर्फ स्वास्थ्य की ही नहीं हो रही है, और भी बहुत कुछ है। यहाँ 16,686 करोड़ रुपए की 43 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी शामिल है। मैंने इन रिपोर्टों में एक शब्द बार बार पढ़ा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जैसे बांदीकुई से जयपुर तक एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है जो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है जी। तो एक आम श्रोता के लिए ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब सामान्य हाईवे को चौड़ा करने से कैसे अलग होता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी ढांचे को बिल्कुल शून्य से शुरू करना। मतलब एकदम नई जगह पर? बिल्कुल, एक ऐसी जगह पर जहां पहले से कोई निर्माण नहीं था। इसके विपरीत ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पहले से मौजूद सड़क को चौड़ा या अपग्रेड किया जाता है। हाँ, एकदम सही। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पुरानी बस्तियों या पुराने रास्तों की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। आप एकदम सीधे रास्ते बना सकते हैं। हाँ, आप भविष्य की जरूरतों के हिसाब से एकदम सीधा, तेज और आधुनिक रास्ता डिजाइन कर सकते हैं। बांदीकुई से जयपुर का यह हिस्सा इसी आधुनिक सोच का परिणाम है, जो दिल्ली से पश्चिमी भारत की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल देगा। बिल्कुल। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। और सड़कों के अलावा भी काफी कुछ है वहाँ। हाँ, एलिवेटेड रोड्स भी तो हैं। हाँ, जयपुर के सांगानेर और जोधपुर के महामंदिर में एलिवेटेड रोड्स बन रही हैं। पेयजल की बड़ी परियोजनाएं हैं जैसे नोनेरा और परवन अकावत प्रोजेक्ट। और वो ऊर्जा ट्रांसमिशन वाला प्रोजेक्ट? बिल्कुल, 3,616 करोड़ रुपए का एक विशाल ऊर्जा ट्रांसमिशन सिस्टम।
और इन सब निर्जीव ढांचों के बीच एक बहुत ही सजीव आंकड़ा भी है। रोजगार का आंकड़ा? हाँ, 21,883 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं, जिसमें पटवारी, नर्सेज और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़े ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर? देखिए, विकास की नीतियां अब केवल ईंट, पत्थर और कंक्रीट तक सीमित नहीं रह गई हैं। एक तरफ आधुनिक सड़कों और पावर ग्रिड का निर्माण हो रहा है, और दूसरी तरफ उन सड़कों और अस्पतालों को चलाने के लिए हजारों नर्सेज और पटवारियों को रोजगार दिया जा रहा है। बिल्कुल। और उसी समय भविष्य की पीढ़ी की लड़कियों को कैंसर से बचाने का टीका भी लग रहा है। मतलब ये एक संपूर्ण मानव संसाधन रणनीति है। हाँ, आप केवल ढांचा नहीं बना रहे, आप उस ढांचे का उपयोग करने वाले समाज को भी स्वस्थ और आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। तो बुनियादी ढांचे से समाज को मजबूत करने की इस चर्चा से अब रुख करते हैं उस ढांचे की ओर जो राजनीतिक सत्ता को मजबूत करता है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक घटनाक्रम। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिनमें से 5 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। हाँ, और टीएमसी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इन नामों की सूची मतलब काफी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। सबसे पहला नाम पूर्व डीजीपी राजीव कुमार का है। राजीव कुमार का नाम राजनीतिक रणनीतियों को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। वो कैसे? वे शारदा चिटफंड घोटाले की जांच से गहराई से जुड़े थे, और आपको याद होगा कि 2019 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई से उन्हें बचाने के लिए बाकायदा धरने पर बैठ गई थी। बिल्कुल, धरने पर बैठ गई थी। उनका राज्यसभा के लिए नामांकन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? राजनीति में इसे वफादारी को पुरस्कृत करना कहा जाता है। एक संदेश देना। हाँ, ये पूरे राज्य के नौकरशाही को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है कि अगर आप नेतृत्व के प्रति वफादार रहते हैं तो सत्ता आपके साथ खड़ी रहेगी। मतलब ये एक तरह का राजनीतिक इकोसिस्टम बनाने का तरीका है। एकदम सही। ये वफादारी का एक मजबूत उदाहरण है। लेकिन इस सूची में एक और नाम है जो नौकरशाही से नहीं बल्कि न्यायपालिका के गलियारों से आता है। मेनका गुरुस्वामी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी। उनका प्रोफाइल राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभावशाली है। देखिए, मेनका गुरुस्वामी का चयन टीएमसी के एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल है। धारा 377 को रद्द कराने वाले ऐतिहासिक फैसले में उनकी भूमिका को पूरा देश जानता है। बिल्कुल। और हाल ही में जो आरजीकर अस्पताल का संवेदनशील मामला था, हाँ, उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का मजबूती से पक्ष रखा था। यही बात है। आज के समय में राजनीतिक लड़ाइयां सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अदालतों में भी लड़ी जाती हैं। तो मेनका गुरुस्वामी को राज्यसभा भेज के टीएमसी ने दिल्ली में अपने लिए एक बेहद मजबूत और बौद्धिक कानूनी ढाल तैयार कर ली है। इसके अलावा 2 और नाम हैं, राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और मशहूर अभिनेत्री कोयल मल्लिक। हाँ, बाबुल सुप्रियो तो एक समय बीजेपी के बड़े स्टार माने जाते थे ना। और यही इस चयन की सबसे बड़ी खासियत है। बाबुल सुप्रियो का बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आना और फिर विधानसभा चुनाव जीतना, वो टीएमसी के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। बिल्कुल। अब उन्हें राज्यसभा भेजकर पार्टी ये दिखा रही है कि वो बाहर से आए नेताओं को भी मुख्य धारा में जगह देती है। और कोयल मल्लिक का नामांकन, वो टीएमसी की उस पुरानी और सफल रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे टॉलीवुड के लोकप्रिय चेहरों को संसद में लाते हैं। हाँ, इससे पार्टी को जनता के बीच एक स्टार पावर और मास अपील मिलती है। तो कुल मिलाकर देखें, नौकरशाही, कानूनी दिमाग, दलबदलू नेता और ग्लैमर, ये एक बहुत ही संतुलित राजनीतिक पैकेज है। बिल्कुल कर रहा है। हमारी रिपोर्टिंग के अनुसार बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के 50% उम्मीदवार गैर बंगाली हैं। उनका ये भी कहना है कि पार्टी असल में उन लोगों को संसद भेज रही है जो उनके गंदे राज छिपाने में मदद करते हैं। और सीपीएम की क्या प्रतिक्रिया है? सीपीएम के नेता सुजन चक्रवर्ती ने राजीव कुमार के नामांकन की तुलना सीधे तौर पर बीजेपी द्वारा पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजने से कर दी है। मतलब प्रशासन के राजनीतिकरण पर सवाल उठाए हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा काम किसी भी राजनीतिक दल के दावों का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम सिर्फ स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, हम पूरी तरह निष्पक्ष रूप से इस जानकारी को सामने रख रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क होते हैं और वे अपने राजनीतिक विमर्श के हिसाब से बयान देते हैं। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर हम जो देख सकते हैं, हाँ, वो ये है कि राज्यसभा, जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता था, वो अब केवल कानूनों पर बहस करने की जगह नहीं रह गई है। सही कहा।
हर राजनीतिक दल उच्च सदन का उपयोग अपनी वैचारिक रक्षा करने, वफादारों को स्थापित करने और विरोधियों को रणनीतिक संदेश देने के लिए करता है। और बीजेपी और सीपीएम की प्रतिक्रियाएं भी इसी व्यापक राजनीतिक खेल का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया रहा। अब पश्चिम बंगाल की इस केंद्रीकृत राजनीतिक बिसात से निकलकर चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर। पूर्वोत्तर में काफी कुछ बदल रहा है। हाँ, जहां प्रशासन और सत्ता का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों से हमारे पास जो अपडेट्स हैं वे बहुत तेजी से बदलती हुई तस्वीर पेश करते हैं। सबसे पहले मणिपुर की बात करें तो हाँ, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान को हिंसा की जांच करने वाले आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्योंकि अजय लांबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने वहां का दौरा किया और लोगों को पीएमजेएवाई और पीएमएवाईजी के लाभ बांटे। तो इन सरकारी योजनाओं के नामों का असल मतलब क्या है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन योजनाओं को सिर्फ उनके संक्षिप्त नामों से ना जानें। पीएमजेएवाई का मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा देती है। हाँ, और पीएमएवाईजी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके तहत कच्चे घरों में रहने वालों को पक्के मकान दिए जाते हैं। तो मणिपुर जैसे राज्य में, जिसने हाल ही में इतनी गहरी हिंसा और अस्थिरता देखी है, वहां सिर्फ एक जांच आयोग बैठाना काफी नहीं होता। लोगों का विश्वास तब लौटता है जब उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा और सिर पर छत जैसी बुनियादी चीजें मिलती हैं। मतलब मंत्री का ये दौरा और योजनाओं का वितरण उसी विश्वास को दोबारा बनाने की कोशिश है। एकदम सही। और शायद उसी इलाके में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, जिसे पुल संख्या 164 कहा जाता है, उसका निरीक्षण भी इसी कनेक्टिविटी और विश्वास को बढ़ाने का हिस्सा है। बिल्कुल। अब अगर मणिपुर से मेघालय की तरफ देखें तो वहां विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। लेकिन स्थगित होने से पहले वहां कई अहम बिल पास हुए हैं। हाँ, जेल सुधार, पाक यूनिवर्सिटी और बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन से जुड़े बिल। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि वहां के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने 84 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है, जिनमें से 55 इलेक्ट्रिक बसें हैं। हाँ, और इस पहल को का बॉस जोंग निगी नाम दिया गया है। पहाड़ी राज्य में यातायात हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। मेघालय में 55 इलेक्ट्रिक बसों का सड़कों पर उतरना एक बहुत बड़ा संकेत है। क्या संकेत है? ये दिखाता है कि पूर्वोत्तर के राज्य अब सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे सस्टेनेबल या पर्यावरण के अनुकूल कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब का बॉस जोंग नाजी जैसी पहल शहरी जीवन को आधुनिक बनाने के साथ साथ वहां के नाजुक पर्यावरण को बचाने का भी एक प्रयास है। बिल्कुल। और पर्यावरण से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर मिजोरम से है। लेकिन ये सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। लालदूहमा सरकार की बात कर रही हैं। हाँ, वहाँ के मुख्यमंत्री लालदूहोमा वित्तीय सुधारों के जरिए शासन की पुरानी बाधाओं को दूर कर रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने पीएमएफबीवाई यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। लेकिन यहाँ जो बात अलग है वो ये है कि ये बीमा 5 विशेष फसलों के लिए शुरू किया जा रहा है। धान, अदरक, मिजो मिर्च, पत्ता गोभी और बैंगन। ये राष्ट्रीय स्तर की आम फसलें नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही बात मिजोरम की इस नीति को खास बनाती है। कैसे? अक्सर जब केंद्र की योजनाएं राज्यों में जाती हैं तो वे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठती। हाँ, ये तो हमने कई बार देखा है। मिजोरम सरकार ने फसल बीमा योजना को अपनाया, लेकिन उसे अपनी स्थानीय पहचान के हिसाब से ढाला। मिजो मिर्च और अदरक वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मतलब इन स्थानीय फसलों को बीमा के दायरे में लाकर सरकार सीधे तौर पर वहां के किसानों की आर्थिक जड़ों को मजबूत कर रही है। बिल्कुल। ये विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा रूप है, जहां नीतियां दिल्ली या राजधानी से नहीं बल्कि खेत की मिट्टी की जरूरत के हिसाब से तय हो रही हैं। इसके अलावा सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम वहां के स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जा रहा है। और अरुणाचल में भी? हाँ, असम राइफल्स ने शहीद राइफलमैन मोहम्मद राजेन को श्रद्धांजलि दी। और त्रिपुरा से लेकर अरुणाचल तक 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी जैसे विषयों पर युवा संसदों में गंभीर डिबेट्स हो रही हैं। अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो एक बहुत साफ पैटर्न उभरता है। वो पैटर्न क्या है?
पूर्वोत्तर भारत में एक तरफ भारी बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शासन को जनता के बेहद करीब लाने की कोशिश हो रही है। स्थानीय नायकों को सम्मान देना, स्थानीय फसलों का बीमा करना, ये सब अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करते हुए विकास करने का एक सुनियोजित प्रयास है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखना वाकई सुखद है कि कैसे अपनी स्थानीय पहचान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ। और दिलचस्प बात ये कि ये स्थानीय पहचान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारी असली दुनिया तक सीमित नहीं है। मतलब? अगर हम वर्चुअल दुनिया यानी इंटरनेट और गेमिंग के स्पेस में जाएं, तो वहां भी ठीक यही हो रहा है। अच्छा, गेमिंग की दुनिया में? हाँ, फोर्टनाइट जो दुनिया के सबसे बड़े वीडियो गेम्स में से एक है, उसमें लालटेन फेस्ट 2026 चल रहा है। ओहो, लालटेन फेस्ट। सबसे पहले तो इसके गेम प्ले की बात करते हैं। 22 फरवरी को इसमें लव एंड लेजेंड्स पावर आवर इवेंट हुआ, जिसमें गेमिंग के इतिहास में पहली बार 8 प्लेयर रीलोड टीम्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये तो काफी नया है। इसके साथ ही आर्क लाइटनिंग गन, खुद को जिंदा करने वाले सेल्फ रिवाइव डिवाइसेस, हाँ। और सबसे अनोखी चीज तूफान यानी जो स्टॉर्म्स गेम में आते हैं, वो गोल न होकर आयताकार रूप में आ रहे थे। आयताकार तूफान। गेम प्ले के नजरिए से ये बहुत ही इनोवेटिव है। फोर्टनाइट हमेशा से अपने खिलाड़ियों को कुछ नया देने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। आयताकार तूफान जैसी चीजें मतलब खिलाड़ियों को अपनी बरसों पुरानी रणनीतियों को अचानक बदलने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन मुझे लगता है गेम प्ले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस इवेंट का सांस्कृतिक पहलू है। हाँ, और मैं उसी पर आ रही थी। 19 से 25 फरवरी तक चलने वाला ये लालटेन फेस्ट मुख्य रूप से मेना क्षेत्र के गेमर्स का जश्न मनाता है। मेना क्षेत्र? इन रिपोर्टों में मेना शब्द का जिक्र है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, मेना का मतलब है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ गेमिंग बाजार है। ओहो, तो इस मेना समुदाय के लिए गेम के अंदर रेडिएंट मून बंडल वापस लाया गया है। मिडिल ईस्ट के एक बहुत मशहूर स्ट्रीमर हैं D7 बूर। हाँ, D7 बूर। उनके लिए एक खास लॉकर बंडल पेश किया गया है और 3 मार्च को एक विशेष लालटेन फेस्ट कप आयोजित होने वाला है, जिसमें शायद कोई नया कैरेक्टर है। हाँ, जिसमें खिलाड़ी आलिया नाम का मस्कट अनलॉक कर सकते हैं। अब इसे हमारी वो जो पूर्वोत्तर भारत वाली चर्चा थी उससे जोड़ के देखिए। अच्छा। फोर्टनाइट एक ग्लोबल गेम है जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोग खेलते हैं, लेकिन वे अब समझ गए हैं कि एक ही तरह का ग्लोबल कल्चर हर जगह काम नहीं करेगा। हर जगह अपनी एक अलग पहचान होती है। बिल्कुल। लालटेन फेस्ट मनाना, आलिया मस्किट लाना या किसी क्षेत्रीय स्ट्रीमर को गेम में जगह देना, ये दर्शाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भी अब स्थानीय और क्षेत्रीय पहचानों का सम्मान कर रही हैं। मतलब इंटरनेट की आभासी दुनिया अब एक रंगी नहीं रही। हाँ, ये अब अलग अलग स्थानीय संस्कृतियों का जश्न मना रही है। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है, असली दुनिया से लेकर वर्चुअल दुनिया तक, पहचान की लड़ाई और जश्न। और बिल्कुल। अब इस वर्चुअल दुनिया के पिक्सल से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं खेल के मैदान के असली पसीने, धड़कनों और जज्बातों की। क्रिकेट की बात हो रही है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में हाई वोल्टेज ड्रामा अपनी चरम सीमा पर है। बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है और इस एक हार ने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के बंद दरवाजे अचानक से खोल दिए हैं। लेकिन उनके लिए रास्ता आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान को अपना अगला मैच श्रीलंका से हर हाल में जीतना होगा, लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये जीत इतनी आसान नहीं है। नहीं, इसमें नेट रन रेट का एक बहुत ही जटिल गणित फंसा हुआ है। तो ये समीकरण असल में है क्या? देखिए, ये गणित ही तो इस टूर्नामेंट को इतना रोमांचक बना रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि उन्हें न्यूजीलैंड के +1.390 के नेट रन रेट को पार करना है। हाँ, +1.390 का नेट रन रेट। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे श्रीलंका को लगभग 64 रनों के बड़े अंतर से हराना होगा। 64 रन? T20 में ये बहुत बड़ा अंतर है। और अगर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करके 160 रन का लक्ष्य देती है तो पाकिस्तान को वो लक्ष्य पूरे 20 ओवर में नहीं बल्कि महज 13.1 ओवर में हासिल करना होगा। हाँ, 13.1 ओवर में। ये क्रिकेट के मैदान पर किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इन सब के ऊपर मौसम का अपना खेल है। वो कैसे? हालांकि पल्ले कैले में बारिश की केवल 1% संभावना है, लेकिन अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया और मैच बारिश में धुल गया तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा।
और न्यूजीलैंड अपने आप आगे चला जाएगा। तो एक तरफ ये नेट रन रेट और मौसम का एकदम बेरहम गणित है जो भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझता। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट कैंप से एक ऐसी खबर है जो पूरी तरह से मानवीय भावनाओं और जज्बे से जुड़ी है। रिंकू सिंह की वापसी की खबर। हाँ, भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एक करो या मरो का मैच होना है और इस अहम मुकाबले के लिए भारतीय खिलाड़ी रिंकू सिंह टीम में वापस लौट रहे हैं। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली स्थिति है। बहुत ज्यादा। रिंकू अपने पिता खानचंद सिंह के अंतिम संस्कार के लिए घर गए हुए थे। उनके पिता का लिवर कैंसर से एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई के बाद निधन हो गया। इतने बड़े और गहरे व्यक्तिगत दुख के ठीक बाद देश के लिए खेलने वापस लौटना, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां खेल मतलब आंकड़ों से बहुत ऊपर उठ जाता है। हाँ, एक तरफ आपके पास वो दशमलव का गणित है जो किसी खिलाड़ी के दुख को नहीं मापता, लेकिन दूसरी तरफ रिंकू सिंह का ये फैसला है अपने पिता को खोने के तुरंत बाद एक नॉकआउट मैच के लिए मैदान पर उतरना। ये इंसानी लचीलेपन या जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि खिलाड़ी सिर्फ मशीनें नहीं हैं, वे हार्ड मास के इंसान हैं जो अपनी जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजरते हुए भी अपने देश और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखा सकते हैं। ये जज्बा वास्तव में सलाम करने योग्य है। तो मानवीय लचीलेपन और हार न मानने की इस भावना के साथ आइए आज के हमारी इस गहन चर्चा को समेटने की ओर बढ़ते हैं। जी। और इसे समेटने के लिए आज के दिन की खगोलीय स्थिति पर एक नजर डालना बहुत ही प्रासंगिक होगा। पंचांग के हिसाब से हाँ, आज 28 फरवरी 2026 है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज का पंचांग ग्रहों की चाल के हिसाब से काफी विशेष है। बिल्कुल। आज कुंभ राशि में एक विशेष पंचग्रही योग बन रहा है। इसका मतलब है कि एक ही राशि में 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ राहु विराजमान है। इसके अलावा जो चंद्रमा है वो आज अपनी स्वराशि कर्क के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहा है। और इस नक्षत्र की देवी अदिति है, जिन्हें वैदिक साहित्य में देवताओं की माता कहा गया है। हाँ। अब कोई व्यक्ति ज्योतिष में विश्वास रखता हो या न रखता हो, लेकिन इस पंचांग की जो प्रतीकात्मकता है वो हमारी चर्चा से बहुत मिलती जुलती है, अद्भुत तरीके से मेल खाती है। मैंने पढ़ा है कि पुनर्वसु नक्षत्र का मूल अर्थ ही होता है पुनः बसना या बिगड़े हुए कामों को फिर से संवारना। यह एक नई आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। एकदम सटीक कहा आपने। अगर हम आज के इस पूरे सूचनाओं के स्टैक को पीछे मुड़कर देखें तो हमने हर जगह इसी पुनर्निर्माण और नई शुरुआत की ही तो चर्चा की है। हाँ, जैसे राजस्थान में। बिल्कुल, राजस्थान में हजारों करोड़ का नया बुनियादी ढांचा बन रहा है जो भविष्य के विकास की नई शुरुआत है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी, चाहे वो मणिपुर हो या मिजोरम, वहां दशकों की अस्थिरता के बाद शांति और स्थानीय पहचान का पुनर्निर्माण हो रहा है। और रिंकू सिंह का इतने भारी दुख के बाद वापस क्रिकेट के मैदान पर लौटना अपने जीवन और करियर को फिर से संवारने का ही तो प्रतीक है। सही बात है। तो चलिए इन सभी बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोते हैं। हमने देखा कि कैसे राजस्थान में स्वास्थ्य और सड़कों से मानव संसाधन को मजबूत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के जरिए राजनीतिक इकोसिस्टम की बिसात बिछाई जा रही है। पूर्वोत्तर में सत्ता को विकेंद्रीकृत करके स्थानीय किसानों और नायकों को पहचान मिल रही है। और वर्चुअल दुनिया के फोर्टनाइट गेम में मध्य पूर्व की संस्कृति का जश्न मनाया जा रहा है। और आखिर में क्रिकेट के मैदान पर रन रेट के कठोर गणित के सामने मानवीय जज्बा खड़ा है। ये सारी खबरें मिलकर आज के समाज की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनाती हैं। तो अंत में इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इस पूरी विस्तृत चर्चा से जो एक सबसे बड़ा विचार निकलकर सामने आता है वो है लचीलापन और अपनी पहचान को बचाने की जद्दोजहद। चाहे वो एक खिलाड़ी का भारी व्यक्तिगत दुख के बावजूद अपने कर्तव्य के लिए डटे रहना हो, किसी राजनीतिक दल का अपनी वैचारिक सत्ता बनाए रखने के लिए कानूनी और नौकरशाही की ढाल बनाना हो, या मिर्च मिर्च उगाने वाले किसान का अपनी फसल के लिए सुरक्षा पाना हो, या फिर एक ग्लोबल वीडियो गेम में किसी खास समुदाय का अपना मस्कट खोजना हो। बिल्कुल, हर जगह इंसान और समुदाय विपरीत परिस्थितियों में लचीला बने रहने और अपनी एक खास पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। जी। और जाते जाते सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है, जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर करें।
एक तरफ हम देखते हैं कि असल दुनिया में मिजोरम और मेघालय जैसे राज्य शासन के विकेंद्रीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, ताकि नीतियां दिल्ली से नहीं बल्कि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तय हों। और दूसरी तरफ फोर्टनाइट जैसा एक विशाल ग्लोबल वीडियो गेम भी दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए स्थानीय संस्कृतियों का जश्न मना रहा है। तो क्या हम अनजाने में ही सही, लेकिन एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां विशाल केंद्रीकृत शक्तियों का प्रभाव कम होता जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या उनकी तुलना में ये छोटी स्थानीय और सांस्कृतिक पहचानें, चाहे वे हमारी इस असल दुनिया की भौगोलिक सीमाओं में हों या इंटरनेट की अनंत वर्चुअल दुनिया में, अधिक शक्तिशाली, प्रासंगिक और निर्णायक बन जाएंगी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आने वाले कल की दिशा तय कर सकता है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।